अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो इतनी मैट्रिक्स पढ़ी है उनके अलावा भी हमारे पास कुछ और मैट्रिक्स होते हैं जिनका नाम है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है उनके बारे में देखते हैं। ट्रांसपोज निकालना सीख लिया है आपने, कोई डाउट है उसमें कहीं पे? ठीक है। अब मैट्रिक्स तो कैसे भी हो सकती है आपके पास, तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर आपने किसी का ट्रांसपोज निकाला किसी मैट्रिक्स का, और ट्रांसपोज निकालने के बाद में भी आपकी सेम मैट्रिक्स आ रही है बेटा, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3, इसका ट्रांसपोज बताओ जरा कितना आएगा भाई। ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सेम आया है क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल टू क्या है बेटा, ए, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कैसी होती है। अब मुझे बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कभी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अगर वो सिमेट्रिक है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी होगा, है ना बेटा। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरह की होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, तो वो ये बोलते हैं कि जो ए ट्रांसपोज होना चाहिए वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। तो ए जो होगा हमारा, मान लेते हैं इस केस में 0 -2 2 0 ये आ रहा है आपका। तो देखो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बताओ, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा 0 -2 कॉलम में, और ये वाला 2 एंड 0। क्या ये ए बना? नहीं बना अभी। हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो 0 को तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट ये 2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 में और ये 0, है ना। अब बन गया क्या, तो माइनस ए आ जाएगा। तो इस केस में ऐसा बोल सकते हैं देन ए ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल है, तो हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो समझ लो एक बार। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 होने वाले हैं। आप खुद सोचो अपने दिमाग से कोई भी एक रैंडम एग्जांपल सोचो, आप किसी मैट्रिक्स आप बनाने के बारे में सोचो स्क्यू सिमेट्रिक, और देखो उसके डायगोनल एलिमेंट को आप 0 मत करो तो वो कभी बन ही नहीं पाएगी। इसमें सोचो अगर मैं इसको 1 कर दिया होता तो क्या बन पाता? कभी कभी नहीं बन पाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, इसके सिमेट्रिक के 0 ही आएंगे। और आपको पता है मैट्रिक्स के नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा है? अब डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये आगे सीखेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि जो डिटरमिनेंट होता है वो मैट्रिक्स के निकलता है, और डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा 0 होता है, हमेशा ही। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और क्या होगा यहाँ पर कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा माइनस में हमेशा, जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी क्या है, आपस में एक दूसरे पर साइन का तो डिफरेंस है, और वहां पे वही तो लिखा है कि a12 इज इक्वल टू माइनस में a21 के इक्वल होगा आपके पास। ठीक है, और जहां पर i इज इक्वल टू j होगा लाइक 1 1 2 2, उसके लिए पहले बोल दिया है कि वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। देखो तो क्या हम लोग कोई भी किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। करने का तरीका क्या है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसको एक बार। कि जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, मान लो कि मैट्रिक्स ए है, या क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं, मेन क्वेश्चन भी ऐसे आता है हमारे पास, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, दैट राइटिंग अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी आपको एक रैंडम मैट्रिक्स दी होगी, उसको लिखना होगा सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो पहले तो ये देखो, अगर किसी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स अगर ए है मेरे पास, उसको सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है आपको, तो बस कुछ नहीं करना होता, आपको ए के अंदर ऐड कर दो बेटा सिंपल ए ट्रांसपोज, आपको जो रिजल्ट आएगा वो एक सिमेट्रिक रिजल्ट ही आएगा। देख लेते हैं, लग गया तो एग्जांपल करके। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ए जो है आपका, कोई भी रैंडम ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं, चलो। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 1 2 3 आएगा। इनको ऐड कर दूं, देखते हैं कि वो सिमेट्रिक आएगा कि इन दोनों का सम ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1 प्लस में 1 कितना आ जाएगा बेटा, 2, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 सॉरी 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 4 8। अब मुझे बताओ ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या ये पूरा रिजल्ट जो जनरेट हुआ एक सिमेट्रिक हुआ? तो जब भी किसी का आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जो रिजल्ट आएगा वो एक आएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना हो तो कुछ नहीं करना है, बस क्या, ए माइनस में ए ट्रांसपोज कर दो। तो देखो ए पता था आपको, ए ट्रांसपोज ही पता है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 3 कितना होगा, 3 - 2 1, और 4 - 4 आ जाएगा। आपको लग रहा है इसकी सिमेट्रिक होगी? डायगोनल एलिमेंट क्या है, और देखो ये दोनों एलिमेंट के साइन आपस में चेंज है, एलिमेंट सेम है, और ये तो प्रॉपर्टी थी हमारे पास उसकी। और वैसे भी देख लेते हैं चलो,
इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं लाइक ए माइनस ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0 1 -1 0। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 0 -1 1 0। क्या सेम मैट्रिक्स आ गई? तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आएगा वो बेसिकली ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ गया। कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या लिख गए। ऐसा मान के चलो कि इस वाली मैट्रिक्स को कुछ टाइम के लिए मैंने सी मैट्रिक्स मान लिया और मुझे चेक करना है कि ये आपकी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो मतलब सी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस सी के इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैंने सी माना है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया मतलब सी ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा? ये 0 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 0 इधर आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 0 एज इट इज, +1 माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 0। तो ये किसका आ रहा था? मेरा सी ट्रांसपोज आ रहा था। क्या ये वही उस सी के इक्वल ही है कि नहीं है? तो मतलब सी ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस सी के। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स थी हमारी वो क्या हो जाएगी? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है ना? हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दो कि ये वाली जो मैट्रिक्स आ रही थी मेरे पास किस टाइप की थी? ये सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स आ रही थी क्या आ रही थी बेटा? और लिखा क्या है कि राइटिंग अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड। तो मतलब इन दोनों का अगर मैं सम करूं, ए प्लस में ए ट्रांसपोज का सम, इसका सम उसके साथ करूं, तो क्या बचेगा बताओ? इससे ही कट जाएगा, 2a आएगा। बट मेरी एक्चुअल मैट्रिक्स ए थी कि 2a थी? ए थी। तो मुझे उस ए को ही तो लिखना था यहाँ पर। तो क्या इक्वल आएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1/2 और यहाँ पर ही 1/2 कर, अब आ जाएंगे इक्वल। देखो नॉर्मली ऐड करेंगे तो 1/2a प्लस 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज, 1/2 ऑफ ए माइनस 1/2 ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज वाला कट जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस में हाफ ऑफ ए, कितना बन जाएगा आपका? ए। और वही है, इसी तरह से आपको लिखना होता है आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। कैसे करेंगे इसको पूरा देख लो। पहले तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। दूसरा निकालना है आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। इन दोनों की वैल्यू क्या पुट करनी है? यहाँ पर पुट करनी है। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसका रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए? आपका ए के इक्वल आना चाहिए। ये पूरा काम आपको करना होता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। नहीं, आपको मैट्रिक्स गिवन होगा एग्जाम में, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ होगा। तो पहले चलो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 18th वाले क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है इन लोगों ने दैट इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस में 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ये कोई मैट्रिक्स ए दे रही है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या मतलब होगा इसका? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा 1 0 0, है ना बेटा? तो उसके बाद में जो प्रूफ करना है उन्होंने बोला है शो दैट 1 प्लस में 1 नहीं सॉरी I प्लस में a इज इक्वल टू I माइनस a और ब्रैकेट के अंदर एक और मैट्रिक्स दे दिया इन लोगों ने दैट कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये एक्चुअली चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो लेफ्ट साइड को देख लेते हैं एक बार क्या आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलएचएस की अगर बात करें तो मतलब आई की जगह आ जाएगा मेरा 1 0 0 1, राइट ना? प्लस में ए कितना है आपका? 0 माइनस में 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 माइनस में दिस तो माइनस में 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा एंड 0 प्लस दिस 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा और 1 प्लस में 0 1 आ जाएगा। बेसिकली ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट ना बेटा? तो कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड भी यही आने वाला होगा जो मुझे प्रूफ करना है। और उसी के लिए देखते हैं एक बार आरएचएस के बारे में। तो आरएचएस पहले तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, होता क्या है? आई माइनस ए मीन 1 0 0 1 माइनस में ए कर देते हैं इस बार तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। तो यहाँ से जब करेंगे 1 माइनस 0 कितना जाएगा बेटा? 1 0 माइनस माइनस तो मतलब प्लस में 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना? क्या समझा नहीं? अच्छा 0 माइनस में तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 तो 1 ही आ जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है बेटा आपको? इसका कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्टेड मैट्रिक्स क्या आने वाला है? 2 क्रॉस 2 आने। चलो लगे या तो लिख देते हैं एक बार। तो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू में कॉस अल्फा कितना बन जाएगा बेटा? कॉस अल्फा एंड प्लस में फर्स्ट रो में ये वाला और ये आ जाएगा तो मतलब ये आ जाएगा साइन अल्फा एंड इंटू में 10 अल्फा बाई 2। ठीक है ना? ये पहला एलिमेंट आ गया। और माइनस का साइन क्यों आएगा? दूसरा एलिमेंट 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस में साइन अल्फा आ जाएगा, इसका करेंगे इसके साथ तो प्लस में आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ये सेकंड एलिमेंट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 1 आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस में आ जाएगा फिर से। देखो हमारे पास क्या? कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ तो प्लस में साइन अल्फा आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 और 1 करेंगे कॉस के साथ तो प्लस में आ जाएगा कॉस अल्फा। कुछ सिमेट्री टाइप की बन रही है क्या? जैसे आप ये देखो डायगोनल एलिमेंट दोनों एक्जेक्टली सेम है कि नहीं, बस रीअरेंज करके लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो सेम वैल्यू इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। इन दोनों में कुछ सिमेट्री क्रिएट
जनरेट हो रही है क्या? नहीं। अगर सोचो मैं यहाँ से एक साइन को कॉमन ले लूं, सिर्फ माइनस साइन क्या ले लूं, कॉमन ले लें, तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा। क्या वही चीज ये है कि नहीं है? देखो ये माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन यहाँ पर भी है, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा कॉमन लेके, तो ये माइनस में लिखा हुआ है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर बाई चांस को सॉल्व करके कोई तो टर्म आई, मान लेते हैं के आ गया, तो इसका आंसर क्या होने वाला होगा? माइनस के हो जाएगा। तो मुझे इनडायरेक्टली दो टर्म को सिंप्लीफाई करना है, ना कि चार को। दो को करके बाकी दो का तो ऑटोमेटिक आंसर आ ही जाएगा आपके पास। तो अब वो देखते हैं स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो पहले मैं इस वाले की बात करता हूँ, किसकी बेटा? A11 की। तो वो लिखा हुआ है हमारे पास cos अल्फा एंड प्लस में sin अल्फा इंटू में tan अल्फा बाई 2। अच्छा, इसकी कहीं ना कहीं हेल्प हमको ये भी करेगा कि यहाँ पे राइट साइड में क्या चाहिए आपको, मतलब जहाँ पर एक्चुअली जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो क्या चाहिए हमको? 1 चाहिए। तो मतलब उसका आंसर कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए। तो देखो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास cos अल्फा प्लस में। अब देखो आइडिया कहाँ से आता है, तो यहाँ पर एक टर्म है हमारा tan अल्फा बाई 2, तो वो एंगल कितना हुआ हमारा? अल्फा बाई 2 हाफ हुआ। बाकी एंगल कितने हैं? अल्फा और अल्फा। ये सुनो, तो हम कोशिश करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने की कि सारे ही एंगल किस में हो जाए? आपके अल्फा बाई 2 में हो जाए, हाफ एंगल। तो मैं इस साइन को लिख सकता हूँ बेटा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में cos ऑफ अल्फा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का याद है सभी को। tan अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं बेटा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में, इससे ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और cos का हाफ एंगल अगर आपको पता हो तो वो होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस में ये तो आएगी आपके पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कट जाएगा आपका। फाइनली कितना आ गया बेटा आपका? और यही तो चाहिए था हमको। अब आते हैं हम लोग इस वाले टर्म के ऊपर जो लिखा हुआ है आपके पास, माइनस में साइन अल्फा प्लस में cos अल्फा इंटू में tan अल्फा बाई 2, ये इंटू है यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या चाहिए हमको? माइनस tan अल्फा बाई 2, ये मैं सोच रहा हूँ tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है, अंदर से मिल जाए। जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा होना चाहिए tan अल्फा बाई 2। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कहीं पे अगर x प्लस वाई लिखा हुआ है और मैं x कॉमन लेना चाह रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? क्या ये सबको क्लियर है ऐसा कि मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो 1 प्लस में y अपॉन x मिलने वाला है मेरे को? कोई कंफ्यूजन है? तो मुझे अगर इस वाले एक्सप्रेशन की जगह क्या चाहिए बेटा? tan अल्फा बाई 2 चाहिए। क्या मैं उसको कॉमन ले लूँ? तो जैसे ही कॉमन लूंगा मेरे पास बाहर तो आ जाएगा tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 था क्या? नहीं था ना, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस में। अच्छा, लग गया था, इसको भी हाफ एंगल अप्लाई कर दूं क्या? 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू में cos अल्फा बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा क्या बेटा आपका? tan अल्फा बाई 2। उसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा बाई 2 प्लस में ये tan अल्फा बाई 2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? cos अल्फा। यहाँ पर देखो, क्या मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? ये cos जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका tan अल्फा बाई 2 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड प्लस इसको फिर से cos में कन्वर्ट कर देते, जो होता है हमारे पास क्या? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस में 1, ये कट जाएगा, अंदर कितना बचा? -1, तो -1 इंटू दिस कितना जाएगा? माइनस में tan अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा मेरा 1, ये बन जाएगा माइनस में 10। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई तो ट्रस्ट है, उसके पास फंड है 30,000 का, है ना, और वो चाह रहा है कि इस फंड को 30,000 को दो पार्ट में डिवाइड करे। मान लो छोटा सा एग्जांपल कि एक तरफ उसने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, और एक तरफ इन्वेस्ट कर दिया कितना बेटा? 20,000। पर कंडीशन ये है कि जो इस साइड वाला है वो मेरे ख्याल से 5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है, और जो इधर वाला है वो करेगा 7% का इंटरेस्ट रेट जनरेट करेगा। तो टोटल मिला के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो उनका 1800 रुपीज आना चाहिए। तो बताना है कि एक्चुअली यहाँ पर जो मैंने मान लिया था कि कितना इन्वेस्ट होने वाला है आपका 10,000, बट उन्होंने तो दिया नहीं है, ये चीज आपको बता रही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है बेटा? कि x अमाउंट मान लेते हैं इसको कुछ टाइम के लिए, है ना। तो ये वाला अमाउंट कितना होने वाला होगा? 30,000 माइनस x होने वाला होगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। अरे भाई ठीक। और ये इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। किसी को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाई 100। PRT का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। 100 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो R होता है वो परसेंटेज होता है, रेट ऑफ परसेंट, है ना, तो डिवाइड बाई कर देते हैं बेटा 100। ये किसका फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर जहाँ पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये 1 ईयर के लिए बोल रहे हैं तो पता टाइम कितना होने वाला है आपका? 1 होने वाला है। तो अगर टी की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो मेरा डायरेक्टली आई जो आने वाला है वो PR बाई 100। कोई कंफ्यूजन? ये सिंपल सा फॉर्मूला बनने वाला है इंटरेस्ट का। तो अब ये समझो टी का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो इधर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपका? x था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? तो यहाँ से कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। यहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें कुछ अगर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो कैसे निकाला हम लोगों ने? अमाउंट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सुनो, अमाउंट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आया आपका इंटरेस्ट, और दोनों इंटरेस्ट को ऐड किया तब जाके मेरा क्या बना बेटा? टोटल फाइनल इंटरेस्ट 1800 जो आने वाला होगा। ये सुनो, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स के मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो कोई तो एक मैट्रिक्स बनेगी हमारी, यहाँ से समझते हैं, जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट लिखा जाना होगा, है ना बेटा। कोई एक दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अब टाइम क्योंकि 1 है तो हम उसको
लिखने की जरूरत। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मेरे पास क्या आने वाला होगा बेटा, आपका इंटरेस्ट आने वाला होगा कि नहीं आने वाला होगा, बताओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा कंडीशन नंबर 1, उसमें आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए, नहीं टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए, जो टोटल जनरेट 1800 चाहिए। तो पहले केस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 1800 का इंटरेस्ट जनरेट कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स मान के चलता हूँ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1 होगा। बहुत बढ़िया, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपका 1 क्रॉस 1 आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलने वाली बात है, तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होने वाला होगा, 1 क्रॉस समथिंग, ये सुनो, मतलब 1 क्रॉस समथिंग होगा। और इसका ऑर्डर समथिंग क्रॉस, तभी तो मेरा 1 क्रॉस 1 आएगा। अमाउंट जो है आपके पास इस मैट्रिक्स में लिखा जाएगा, कितने डिफरेंट टाइप के अमाउंट है आपके पास, तो एक एक्स होगा और दूसरा, तो मतलब यहाँ पर अगर दो अमाउंट आने हैं तो एक रो हो गई, तो कॉलम कितने करने पड़ेंगे आपको, दो ना, 1 क्रॉस 2 के लिए। तो मतलब हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2 की होगी और ये वाली होने वाली होगी 2 क्रॉस 1 की, अगर इनको मल्टीप्लाई भी करना है तो। अब क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के अमाउंट थे, तो एक अमाउंट था हो जाएगा आपका बेटा एक्स और दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइप के थे आपके, दो टाइप के। एक था आपका 5%, तो लाइक 5/100 हो जाएगा, और दूसरा था आपका, अब ये इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है आपका, इसका। अब बताओ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या आने वाली होगी, और राइट साइड में भी क्या है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे, या उनके एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो जो भी इक्वेशन बनेगी उससे एक्स फाइंड आउट कर लोगे आप। तो इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू में 5/n प्लस में ये आ जाएगा 30,000 इंटू में 7 अपॉन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा। अब इसमें कितने एलिमेंट है, यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, एक ही एलिमेंट है पूरे मैट्रिक्स में, एक ही एलिमेंट है, इसीलिए तो सारा कुछ किया हम लोगों ने। इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस, और ये भी बीच में साइन किसका है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। क्या मैं एलिमेंट को कंपेयर कर सकता हूँ, ये जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी के जो ऑर्डर दे रखे हैं आपके पास, है ना बेटा, इन ऑर्डर को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, मतलब पी का ऑर्डर सेम वो पुट कर दूं जो उन्होंने दे रखा है, वाई का भी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पी इंटू वाई का मल्टीप्लाई करें तो एक फाइनाइट मैट्रिक्स आएगी, है ना। ऐसा नहीं होगी इनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, होगी मल्टीप्लाई, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों को ऐड भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं एक बार। तो पहले तो आप ये सोचो कुछ कि इस पी का ऑर्डर क्या दे रखा है आपका, पी क्रॉस के, वाई का ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 क्रॉस के, ये सुनो। अच्छा ऑर्डर मैंने सही लिखे ना, एक बार चेक करना बुक से, सही है, ठीक है। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है बेटा हमारे पास, n क्रॉस 3, वाई का ऑर्डर फिर से है हमारे पास 3 क्रॉस। तो पहले तो ये देखो कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, आपके सेम होने चाहिए। तो मतलब k मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए बेटा आपका, पहली चीज तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। पी वाई का जो ऑर्डर आएगा टोटल, पी वाई के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, पी वाई का ऑर्डर क्या आएगा, पी क्रॉस के आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। जब पी को और वाई को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो उसका ऑर्डर किससे बनता है, इससे और इस वाले से, तो पी क्रॉस के आएगा। अच्छा इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा, देखो ये दोनों सेम है आपके पास, तो मतलब इस पूरे का जो ऑर्डर आने वाला होगा वो क्या आएगा। और इसका मतलब ये है कि मैं इनको ऐड भी कर पा रहा हूँ, और अगर ऐड कर पा रहा हूँ तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब पी क्रॉस के इक्वल टू होना चाहिए किसके बेटा, एन क्रॉस के। अब देखो ये के और के तो इक्वल हो गया ना, तो मतलब किसको इक्वल होना पड़ेगा, मतलब पी मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है कि पी मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए एन के मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए आपका, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर एन की वैल्यू पी के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस में 5z, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। तो देखो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला होगा बताओ, x का ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस n था, और z का ऑर्डर कितना था बेटा आपका, 2 क्रॉस p। और इनको अगर माइनस कर रहा हूँ तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब ये 2 क्रॉस n है, ये 2 क्रॉस p है, तो मतलब n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, p होना ही चाहिए हमारे पास। तब उस केस में जो हमारा इनका रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा वो या तो 2 क्रॉस p आ सकता है, या फिर 2 क्रॉस, मैं कुछ किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, या तो 2 क्रॉस p में लिखूंगा या 2 क्रॉस n में लिखूंगा, क्योंकि p और n क्या है, दोनों सेम ही है। तो हमारे पास उस केस में ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी वाला आ रहा है, 2 क्रॉस n आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेकंड वाला ऑप्शन 2 क्रॉस n वाला हो गया। आगे चलें, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा। अच्छा इसी का एक क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था, करके दिखाओ यार, मजा आएगा फिर तो, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपने सीख लिया सब कुछ। हाँ यहाँ पे लिखा है, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज द मैट्रिक्स सच दैट a ट्रांसपोज b एंड b a ट्रांसपोज आर डिफाइंड देन द ऑर्डर ऑफ b। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास m क्रॉस m, b ऑप्शन है n क्रॉस n, c ऑप्शन है m क्रॉस n एंड d ऑप्शन है n क्रॉस। इसमें क्योंकि ट्रांसपोज आ गया तो इसको पहले थोड़ा सा 2 मिनट के लिए होल्ड करो, पहले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ट्रांसपोज ही करने वाले हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ये इसी बार 2025 का क्वेश्चन है, तो बाद में देखते हैं इसको। पहले नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी डिस्कस करते हैं क्लास में, 2 मिनट रुक जाओ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मान लेते हैं अगर कोई मैट्रिक्स ए है बेटा मेरे पास, ए आई जे ऑफ 3 क्रॉस 3, तो ए जो होगा बेटा मेरा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, A1
A11 A12 A21 A21 सॉरी A13 A22 A23 A31 A32 A3 ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स A है aij 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो मान लो मुझे निकालना है ट्रांसपोज ऑफ A तो इसको लिखने का हमारे पास तरीका क्या होता है, इसको लिख देते हैं बेटा A ट्रांसपोज इस तरह से, या फिर इसको सिंपल A डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ट्रांसपोज करते कैसे हैं हमारे पास, उसका तरीका ये होता है कि जो aij होता है मैट्रिक्स वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा आपके पास ai के अंदर। क्या मतलब समझे इसका क्या होगा, जितने भी आपके रो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कॉलम में, और जो कॉलम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, बस उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज करना। अब ए दिखाई दे रहा है आपको A11 A12 A13, तो मुझे अगर यहाँ पर A ट्रांसपोज लिखना है तो मतलब जो मेरा फर्स्ट रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, फर्स्ट, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा A11 A12 A1, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकंड कॉलम में लाइक A21 A22 A2, और थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगा आपका थर्ड A31 A32 A3। मान लो कोई मैट्रिक्स B है आपके पास 1 2 3, सिंपल, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस, तो B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा आपका 3 क्रॉस 1, तो कुछ ही 1 2 3 ऐसे आ जाएगी हमारे पास। क्या ये मतलब समझ गए आप ट्रांसपोज का, इस तरह से ट्रांसपोज करते हैं बेटा, सिंपल दैट। रो जो होंगे कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास कॉलम के अंदर, और कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास इसमें बेटा रोज, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हो गया। तो अब जरा अच्छे से बच्चों की तरह इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे आप।